एनसीईआरटी पार्ट 2 का ये पहला चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो ये हम पढ़ाएंगे। इसमें बेसिकली हमको पढ़ना है, कुछ तो इंट्रोडक्शन बताएंगे पहले, फिर इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, स्ट्रेस स्ट्रेन, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इलास्टिक मॉडलाई और एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। ये टॉपिक्स तुमको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे आमने सामने सॉलिड्स में दिखती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम कुछ भी ले लो जो सॉलिड है, जैसे रोज़ाना की ज़िंदगी में जैसे ट्रेन ही चलती है, तो ट्रेन जिस रेल ट्रैक पे चलती है तो उसका शेप वैसा ही क्यों है, आई शेप का ही क्यों है? वो सॉलिड है, आयरन है। और जो घर के सामने भी बहुत सारी चीज़ें टीवल यूज़ करती हो या कुछ भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ आयरन से बना हुआ है, सॉलिड से बना हुआ है। तो उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, कैसे वो चेंज होता है, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग देखेंगे आज। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए फोर्स समझना ज़रूरी है। इसमें मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट्स शेप एंड और साइज। सच फोर्स आर नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यहाँ पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स का डिफिनेशन लिखा हुआ है। सबसे पहले फोर्स क्या होता है, तो लेट से मैं एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। लेट से ये सिलिंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर है। अब तुम अगर इसको इस तरफ से धक्का दोगे, हेलो, अभी जा रही है आवाज? हाँ, हम ये बोल रहे थे कि लेट से कोई सिलेंडर शेप का ऑब्जेक्ट है। हम अगर इसको इस दोनों साइड से प्रेस कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, का मतलब ये जो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, जब तुम इस साइड से देखो तो ये तुमको सर्कल दिख रहा है, तो इस वाले बॉडी का ये क्या हुआ, इसका एरिया हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ। अगर तुमको इसका रेडियस पता होगा तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर ये एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है तो ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। मतलब तुम इसको अगर कट करोगे तो ये कुछ ऐसा ही शेप का तुमको सामने से दिखेगा। बहुत सारा स्लाइसेस में काटोगे तो ऐसे ही सर्कल सर्कल दिखेगा, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इस एरिया को बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये एरिया जो है पाई डी एल, मतलब ये इसका लेंथ एल है और डी डायामीटर है, पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। मतलब पाई, ये अगर इसका ये लेंथ एल है, मान लो ये इसका डायमीटर डी है, तो पाई टाइम्स डायमीटर टाइम्स लेंथ कर देंगे तो वो जो एरिया मिलेगा, अगेन वो एरिया है, पाई इंटू डी इंटू एल, वो भी एरिया है। इस सिलेंडर का वो क्या हो गया हमारा, सरफेस एरिया। तो दो एरिया होता है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया और दूसरा सरफेस एरिया। तो एरिया के बारे में अभी हमने सीखा कि बेसिकली इस सिलेंडर का, इस ऑब्जेक्ट का दो एरिया था। एक को मैंने नाम दिया क्रॉस सेक्शन एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया, और दूसरा का मैंने नाम दिया सरफेस एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब इसके क्रॉस सेक्शन, जो तुम इसको ऐसे स्लाइस में काटोगे तो ये सामने से दिख रहा है, तो ये इसका डायमीटर है या इसका रेडियस आर है, तो पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल दिख रहा है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। एंड देन अगर ये इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई डी एल, तो वो हमको उसका सरफेस एरिया होगा। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका रिलेशन है यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए। तो लेट से अगर तुम यहाँ पे धक्का लगा रही हो, तो तुम जहां पे धक्का लगा रहे हैं, जहां पे हम बॉडी को धक्का लगा रहे हैं, वो जितना मैग्नीट्यूड का तुम धक्का लगा रहे हो, जितना वैल्यू से धक्का लगा रहे हो, वो डिवाइड बाई अगर ये एरिया से डिवाइड कर दे तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस। वो आगे आएगा, बट अभी से फोर्स पे ध्यान देते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स, तुम जो इसको धक्का लगा रहे हो तो किस सरफेस पे लगा रहे हो, क्रॉस सेक्शनल सरफेस पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगा रहे हो। अगर तुम ऊपर से प्रेस करेंगे तो किस सरफेस पे धक्का लगा रहे हैं, इसके सरफेस एरिया पे धक्का लगा रहे हैं। क्लियर है? ये दोनों चीजें आगे बहुत ध्यान से आएंगी, तो इसको विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। आगे हम इस पे और आएंगे, बात करेंगे। तो बेसिकली हम जो धक्का लगा रहे हैं वो बेसिकली हम फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी पे। ठीक है, तो वही यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, एन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। एक्सटर्नल मतलब तुम लगा रहे हो, बाहर से लगा रहे हो, बाहर से हम धक्का लगा रहे हैं, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल वर्ड यहाँ पे आया। अप्लाइड फोर्स मतलब एक फोर्स लगा रहे हैं ऑन अ बॉडी, ये एक बॉडी है, एक बॉडी पे लगा रहे हैं। अब कहाँ पे लगा रहे हैं वो बाद में सवाल आएगा, क्या हम क्रॉस सेक्शन पे लगा रहे हैं धक्का, क्या हम उसके सरफेस पे धक्का लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा हमारा
आगे की थ्योरी में बात करेंगे। बट हम मान लेते हैं कि अभी हम इसके क्रॉस सेक्शन पे धक्का लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स लगा, एक्सटर्नल मतलब हम बाहर से लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं। तो जब तुम इसको लेट से एक साइड से हम इसको फिक्स कर देते हैं, कहीं पे रोक देते हैं, और दूसरे साइड से तुम इसको धक्का लगा रहे हो, या फिर तुम दोनों साइड से धक्का लगा रहे हो, सेम मैग्नीट्यूड का धक्का लगा रहे हो, तो क्या होगा ये, अगर ये कमजोर रहा फॉर एग्जाम्पल, तो ये ऐसा पचक जाएगा, मतलब इसका जो लेंथ है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे वर्ड का मार्क करना, ध्यान से सुनना, कहता है एन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, आप बाहर से कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लोड लगाते हो, धक्का लगाते हो ऑन अ बॉडी, किसी एक बॉडी पे, कैन चेंज इट्स शेप और साइज। आपके बाहर से धक्का लगाने की वजह से इस बॉडी का शेप पहले ऐसा दिख रहा था, बाद में हो सकता है ये डैमेज हो जाए, इसकी लेंथ कम हो जाए, तो इसका शेप और साइज क्या हो गया, कैन चेंज, बदल सकता है। क्लियर है यहां तक? तो सच फोर्स, ऐसे लगे हुए फोर्स को आर नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। वैसे फोर्स जिसकी वजह से इसका शेप और साइज बदल जाए या बदल सकता है, वैसे फोर्स को जो हम बाहर से लगा रहे हैं, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है, तो जो तुम लगा रहे हो बाहर से, उस फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे, उस फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। तो डिफॉर्मिंग फोर्स का डिफिनेशन इस तरह है, एन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, बाहर से लगाया हुआ फोर्स ऑन अ बॉडी, किसी एक बॉडी पे, कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज, इस बॉडी का शेप एंड साइज को वो बदल सकता है। तो वैसे लगाए हुए फोर्स को, जो बाहर से एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। वैसे ही फोर्स को हम क्या बोलेंगे, वो एक डिफॉर्मिंग फोर्स है। अब वो बाद में देखेंगे कि वो जो आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगा रहे हो, सरफेस एरिया पे लगा रहे हो, वो आएगा, हम लोग इसको देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्लियर है। कौन सा फोर्स होगा डिफॉर्मिंग फोर्स, जो बाहर से लग रहा है, एक्सटर्नल हम लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं, किसी एक बॉडी पे लगा रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन था। तो डिफॉर्मिंग फोर्स आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद इस सॉलिड, इसको बोलते हैं, ये हमारा सॉलिड है, ये लिक्विड नहीं है, पानी नहीं है। बेसिकली प्रॉपर्टीज तीन तरह से हो सकता है, सॉलिड मतलब मटेरियल्स तीन तरह से हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं। लिक्विड जैसे वाटर तुम्हारे सामने दिख रहा है, तो उसको तुम धक्का लगाओगे तो उसमें कुछ दूसरा फेनोमेना दिखेगा, ऑब्जॉर्व होगा, वो आगे पढ़ेंगे, अगला चैप्टर है। ये अभी हम सॉलिड को देख रहे हैं, सॉलिड में धक्का लगा रहे हैं तो कुछ और फेनोमेना ऑब्जॉर्व हो रहा है। गैसेस मतलब लेट से तुम्हारे घर में खाना बनता है, जो एलपीजी सिलेंडर से, उसके अंदर गैस भरी हुई है, उसमें उसके अंदर भी प्रेशर है, कुछ और फेनोमेना है। तो ये तीन स्टेट्स हैं हमारे पास, सॉलिड स्टेट्स, लिक्विड स्टेट्स एंड गैसेस स्टेट्स। तीनों का अलग अलग फेनोमेना है, अलग अलग साइंस है। बट अभी जो हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पे कर रहे हैं। लेट्स से वी हैव अ सॉलिड एंड देन वी अप्लाइड सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस बॉडी एंड देन वी स्टडीड व्हाट हैपेंड इफ यू अप्लाइड सम फोर्स ऑन इट। तो बाहर से अगर कोई फोर्स लगा रहे हो तो इस बॉडी के साथ क्या क्या चीजें घट सकती हैं, क्या क्या घटना हो सकता है, उसके बारे में बेसिकली इस चैप्टर में आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। जितना ये चैप्टर चलेगा वो होगा। अब अगला एक डेफिनेशन लिखा है, इलास्टिसिटी। तो देखो, स्टार्ट हमने किया था कि एक एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स किसी एक बॉडी पे लगा रहे हैं, और उस एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स की वजह से इस बॉडी का शेप एंड साइज बदल सकता है, कैन लिखा हुआ था, राइट। अगर ऐसा हो कि जब आप उस फोर्स को जब तक लगा रहे हैं तो ठीक है, डिफॉर्म हो रहा है, बॉडी का शेप एंड साइज बदल रहा है, और आपने फिर फोर्स को हटा लिया और वो बॉडी जैसी थी फिर से वैसी हो गई। अभी जब तक हम धक्का लगा रहे हैं, हो सकता है वो डिफॉर्म कर रहा हो, तुम्हारी आंखों से नहीं दिख रहा हो, बट हो सकता है इसका लेंथ कम हो रहा है। बट जैसे ही तुमने हाथ को हटा लिया, ये जैसा था वो बॉडी, जितना लेंथ का था उतना ही लेंथ का बन गया। ऐसा है, ऐसा होता है। तो अगर ऐसा होता है किसी सॉलिड के साथ, किसी बॉडी के साथ, कि फोर्स को हटाने के बाद, कौन सा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद वो बॉडी जैसी थी पहले, ओरिजिनल जैसा उसका शेप था, अगर वो वैसा ही रहता है, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं, दैट उस चीज को बोलते हैं इलास्टिसिटी। उस बॉडी की वो इलास्टिसिटी है। एंड लेट्स से जब तक तुम फोर्स लगा रहे थे वो डिफॉर्म हो रहा था, तुम्हारे फोर्स हटाने के बाद वो वापस से हो गया, तो ड्यूरिंग दी एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, जो थोड़ा बहुत भी डिफॉर्मेशन बॉडी के अंदर हुआ होगा, उस डिफॉर्मेशन को बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। उस डिफॉर्मेशन को बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। आसान भाषा में, जब तक तुम फोर्स लगा रहे हो बॉडी डिफॉर्म हो रही है, उस डिफॉर्मेशन को बोलेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जैसे ही तुमने फोर्स हटा लिया, लोड हटा लिया, वो बॉडी जैसी थी वैसे ही अपने शेप साइज में आ गया। अगर वो बॉडी रिगेन कर लेती है अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो इस सारे फेनोमेना को ही हम लोग क्या बोलेंगे कि ये उस बॉडी की इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ए बॉडी रिकवर्स, रिकवर्स मतलब जैसा उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज था, अ बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। अगर वो बॉडी अपना पहले वाला शेप एंड साइज रिकवर कर लेता है, व्हेन, कब,
एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव्ड, जब आप एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को आप हटा देते हो और बॉडी फिर से अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिकवर कर लेता है, दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, वो इलास्टिसिटी है। एंड डिफॉर्मिंग caused is known as elastic deformation during the applied force, उस दौरान जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे। तो इलास्टिसिटी क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है। इलास्टिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है ये बॉडी अपना ओरिजिनल लेगा, राइट। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है। एक है क्वार्ट्स, क्वार्ट्स कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। इस पे तुम कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगाओ तुमको आंखों से नहीं दिखेगा डिफॉर्मेशन हो रहा है, बट यस डिफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे तुम फोर्स को हटा दो बॉडी जैसी थी वैसी ही दिखेगी, ठीक है। तो दैट बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। तो क्वार्ट्स जो है वो 100% इलास्टिक बॉडी है, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा है प्लास्टिसिटी। क्या है प्लास्टिसिटी? जस्ट उल्टा। लेट्स से अगर तुमने एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लगाया और बॉडी ये जैसे ये है, इसको बहुत जोर से हमने प्रेस किया तो ये बॉडी का डिफॉर्म हो गया, मतलब ये इसका लेंथ कम हो गया, ये डैमेज हो गया, कुछ हो गया, और फिर तुमने लोड हटा दिया, वो वैसा ही रहा। जैसे टूथपेस्ट है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं रखा हूँ, इसको अगर हम ऐसा प्रेस कर देंगे तो ये ऐसा चिपक जाएगा ना, ये बाहर वापस से नहीं फैलेगा, वापस नहीं आता है। लेट से अगर नहीं आता है तो तुमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है बाहर से, दैट इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स, और उसकी वजह से उस बॉडी डैमेज हो गई है, लेंथ कम हो गया है या डायमीटर बड़ा हो गया है, कुछ भी हुआ है उसका, और तुम्हारे उस लोड को हटाने के बाद भी जैसे ओरिजिनल में था, शुरू में था, वैसे रिकवर नहीं हुआ है, तो उस फिनोमिना को प्लास्टिसिटी बोलेंगे। क्लियर है? तो ए परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, अगर कोई बॉडी 100% प्लास्टिक है, प्लास्टिसिटी है या प्लास्टिक बॉडी है, डज नॉट रिकवर एट ऑल इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव। अब ये इसका सेम वो मत ले लेना कि जो प्लास्टिक यूज होता है दैट इज ऑल्सो अ प्लास्टिसिटी, नो। यहाँ पे मेटल भी, प्लास्टिक जो 100% मेटल्स होते हैं वो भी तुम उसको डिफॉर्म कर दो तो दैट इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिसिटी। डिफॉर्म करने के बाद तुमने लोड हटा दो, उसका अगर वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिकवर नहीं करता है तो वो प्लास्टिसिटी है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे मर्ड पुट्टी जो पेंट होता है, पैराफिन वैक्स जो कैंडल जलाते हो, ये सारे हमारे, कैंडल को तुम ऐसे प्रेस कर दो तो क्या होगा, वो जो मोमबत्ती है उसको प्रेस कर देंगे तो चिपक जाएगा, थोड़ा वो हो जाएगा, और फिर तुम अपना लोड हटाओगे तो वो फिर से रिगेन नहीं करेगा शेप एंड साइज। तो ऐसे ही को बोलेंगे वो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है, ठीक है यहाँ तक। तो अभी तक हमने सीखा एक्सटर्नल फोर्स जिसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, किसी बॉडी पे लग रहा है, अगर वो उस बॉडी को कैन डिफॉर्म करा सकता है। इलास्टिसिटी सीखा कि एक्सटर्नल फोर्स जब तक है वो डिफॉर्म कर रहा है, उस डिफॉर्मिंग को इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे, और जैसे ही हमने लोड हटा लिया बॉडी जैसे पहले थी ओरिजिनल शेप साइज में थी, फिर से वो रिगेन कर लिया। प्लास्टिसिटी में क्या है कि वो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज या डायमेंशन को रिगेन नहीं कर पा रहा, वापस नहीं कर पा रहा, कब? जब तुमने लोड को हटा दिया तब। तो ये तीन चीज आया, हमने सीखा, तीनों का डिफिनेशन समझा। क्लियर है यहाँ तक? अब ये ऐसा होता क्यों, कोई बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज गेन कर लेता है, कोई बॉडी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कोई भी सॉलिड्स है उसके अंदर बेसिकली क्या है, एटम्स भरे हुए हैं, बहुत सारे एटम्स है, राइट। तो एटम्स के चारों फिर एटम्स है, और एक एटम दूसरे एटम्स के बीच जो जुड़े हैं वो बेसिकली इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे वो रिप्रेजेंटेशन है कि लेट्स से ये तुम्हारे उस सॉलिड के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं हमारे पास, एंड देन सारे एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और स्टेबल हैं, इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो अपनी पोजीशन पे हैं, अपनी पोजीशन से नहीं हटना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि लेट्स से एक स्प्रिंग ले लो एंड स्प्रिंग के एंड पे एक बॉल लगा दो, वो बॉल तुम्हारा लेट्स से एटम है, और स्प्रिंग के दूसरे एंड पे दूसरा बॉल लगा दो। तो अगर एक बॉल को खींचोगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, वापस लाएगा। समझ पा रहे हो बात को? लेट्स से एक स्प्रिंग है हमारे पास, एंड देन यहाँ पे एक बॉल है, एंड देन यहाँ पे एक बॉल है। अगर तुम, ये भी रखा हुआ है, अगर लेट्स से तुमने एक बॉल को फिक्स कर दिया, एक बॉल को तुम अपनी तरफ खींच रहे हो, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, उसको वापस अपनी तरफ बुलाएगा, उसको जाने नहीं देगा। तो वो जिस पोजीशन पे है वो चाहेगा कि वो ऑलवेज उसी पोजीशन पे रहे। कौन? वो स्प्रिंग। तो वो जो स्प्रिंग है जो बॉल को दूर नहीं जाने दे रहा है, इवन तो तुम एक्सटर्नली उस बॉल को खींच रहे हो अपनी तरफ, तो स्प्रिंग वापस से अपनी तरफ बुला रहा है।
तो जो तुम खींच रहे हो बाहर से बॉल को अपने तरफ, वो हुआ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स जो तुम लगा रहे हो किस पे, उस बॉल पे। लेकिन जो स्प्रिंग है, जिस स्प्रिंग से वो बॉल अटैच है, तो वो भी अपने तरफ खींच रहा है, तुमको रोक रहा है कि नहीं हम आगे नहीं जाने देंगे। तो ये जो स्प्रिंग है, डेट स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है उस बॉल पे, उसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस। तो ये हो गया हमारा इंटर एटॉमिक फोर्सेस। तो दो फोर्सेस है, अगर हम इसको सही से समझें इस एग्जांपल को, तो बेसिकली मैंने कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन बनाया था। लेट्स से ये एक बॉल है, ये स्प्रिंग से लगा हुआ है, ये दूसरा बॉल है, एंड देन तुम आए और तुमने इस बॉल को, लेट्स से ये फिक्स है किसी कहीं पे, फिक्स है, इसको रोके हुए, अदरवाइज पूरा बॉल एक साथ जाएगा ना। तुम इस एक एटम को तुम अपनी तरफ खींचे, तो ये तुम एफ एक्सटर्नल हो गया। क्यों एक्सटर्नल हो गया? तुम लगा रहे हो बाहर से, उस बॉल पे तुम लगा रहे हो, तो इस बॉल वो आगे जाएगा, बट ये स्प्रिंग क्या करेगा? ये स्प्रिंग क्या करेगा? नहीं, तुम जहां पर हो, जिस पोजीशन पे हो, जिस पोजीशन पे हो वहीं पे रहना है, तुमको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये स्प्रिंग बेस पे फोर्स लगाएगा, ये स्प्रिंग फोर्स लगेगा, इसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स और इंटर एटॉमिक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंटर एटॉमिक फोर्स लग रहा है। इंटर एटॉमिक फोर्स कोशिश करता रहेगा कि वो बॉल अपने उसी पोजीशन पे रहे, अपने उसी पोजीशन पे रहे। लेकिन लेट्स से तुमने फोर्सेस ज्यादा लगा दिया, तो तुम जैसे फोर्स लगा दोगे तो क्या होगा? ये बॉल थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, बॉल यहाँ आ जाएगा मान लेते हैं, क्योंकि तुम्हारा फोर्स मान लेते हैं तुमने ज्यादा ताकत से लगाया। बट स्टिल वो जो फोर्स है इंटर एटॉमिक फोर्स, वो फिर से इंटर एटॉमिक फोर्स जो वो लग रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा होगा, वो अभी भी लग रहा होगा। बट तुम्हारा फोर्स, तुम्हारी ताकत ज्यादा है, तुमने जोर से उसको खींचा है, तो वो थोड़ा अपने पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, वो थोड़ा आगे चला गया। मान लेते हैं कितना आ गया, तो थोड़ा डेल्टा एक्स वो आगे चला गया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया। इसी को बोलते हैं डिफॉर्मेशन। वो थोड़ा डिफॉर्म हो गया अपने पोजीशन से, आगे बढ़ गया। अब मान लेते हो तुम उस जो फोर्स लगा रहे थे उस बॉल पे, तुम अब वो फोर्स लगाना बंद कर दिए, छोड़ दिए। जब तुमने इसको बंद किया इस पोजीशन पे, ये स्प्रिंग क्या करेगा? वापस से उसका जो इनिशियल पोजीशन था वो यहां ले आया, जहां था वो बॉल वहीं आ गया। अगर वो बॉल इनिशियल जहां था वहीं पहुंच गया तुम्हारे एक्सटर्नल फोर्स को हटाने के बाद, तो ये फिनोमिना हम पहले बता चुके हैं। ये कौन सा फिनोमिना होगा? इलास्टिसिटी होगा, कि उसको फिर से ओरिजिनल शेप एंड साइज जहां पे था वो एटम, फिर से एटॉमिक लेवल पे समझो, तो फिर से वो जहां था वो वहीं आ गया। क्लियर है? बट अगर लेट से वो नहीं आता, वो वहीं पे रुक जाता, तुम हटा भी देते लोड और वहीं स्ट्रेच होके रह जाता, तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता। अभी अगर वो वापस आ गया है, कि कौन लाने वाला है? तुम्हारे लोड को जब तुमने हटा दिया, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स को हटा दिया, तो उस बॉल को वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने वाला कौन था? इंटर एटॉमिक फोर्सेस। तो जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है, उस बॉल को वापस से अपने स्टेबल पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाके रख दिया। क्लियर है यहाँ तक? अगर वो लाके नहीं रख पाता, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे एक्सटर्नल फोर्स इतना ज्यादा होता कि वो डेल्टा एक्स आगे ही रह जाता बॉल, तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता। बट लेट्स से इंटर एटॉमिक फोर्सेस रिगेन कर ले रहा है उस पोजीशन को, जहां पे वो एटम था वापस से लाके वहां पे रख दे रहा है, तो इस फिनोमिना को ही हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे। तो हमने सीखा इंटर एटॉमिक फोर्सेस, दो एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स, जो दोनों एटम्स को या नंबर ऑफ एटम्स को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही मेंटेन करना चाहे। तो एक हुआ एक्सटर्नल फोर्स जो तुम लगा रहे हो, जिस बॉडी पे लगा रहे हो उस बॉडी के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, और हर एटम्स एक दूसरे एटम से इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं। तुम फोर्स लगाते हो, अगर लेट से तुम खींचना चाहते हो, तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस उसको बैक खींचेगा। जैसे उसको अपोजिट भी सोच सकते हैं। लेट से तुम उसको धक्का देना चाहते हो, ये स्प्रिंग है हमारा, ये बॉल है, तुम इसको धक्का दो। अगर तुम स्प्रिंग को प्रेस करोगे, तो स्प्रिंग तुमको अब क्या करेगा? उल्टा प्रेस करेगा। स्प्रिंग तुमको उल्टा प्रेस करेगा, उल्टा फोर्स लगाएगा। तो अगेन ये बैलेंस करना चाह रहा है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो स्प्रिंग एंड बॉल का एग्जांपल मैंने यहाँ पे समझाया, ये बेसिकली तुम्हारा एटम्स एंड इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में है, कि जो तुम फोर्स लगा रहे हो वो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस है, जो स्प्रिंग उसको बैलेंस कर रहा है वो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है। ये सॉलिड्स के अंदर ये सारी चीजें साथ साथ चलती रहती है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? ठीक है। तो ये जो फोटो है, यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं हमारे पास, और सारे एटम्स सॉलिड के अंदर का फोटो है, समझाने के लिए है।
सारे एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको जोड़ने वाला स्प्रिंग है। बेसिकली ये स्प्रिंग नथिंग बट जस्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि वो हर एक एटम एक दूसरे से इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से रुका हुआ है, स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है। बट तुम जैसे ही एक साइड से धक्का देते हो, फॉर एग्जांपल एक साइड से धक्का देते हो, तो ये अंदर जाना चाहेगा, ये अंदर जाना चाहेगा, ये अंदर जाना चाहेगा, लेकिन जो अंदर का ये स्प्रिंग है वो उसको वापस से फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स हमारा क्या होगा, इंटर एटॉमिक फोर्सेस होगा। क्लियर है? लेट से जैसे ही तुमने एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया, फिर से वो जहां था वहां अगर रिगेन कर ले रहा है अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो हम बोलेंगे वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन था, अदरवाइज वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्लियर है? अब हम समराइज कर देते हैं सब चीज को, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले ये लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हारे 11th के एग्जाम में काम आएगा। मैंने लिखा है कि इन सॉलिड्स ईच एटम और मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय नाइबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल। एक सॉलिड के अंदर हर एक एटम, ईच एटम, हर एक एटम या फिर मॉलिक्यूल्स सराउंडेड, घिरा हुआ होता है नाइबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल से, अपने अगल बगल के एटम से या मॉलिक्यूल से। तो एक सॉलिड है, उसके अंदर कोई भी एक एटम ले लो, तो उसके चारों तरफ जो दूसरे एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से घिरे हुए होंगे, जैसा कि ये फोटो में दिखाया हमने। क्लियर है? नाउ दीज आर बाउंडेड टुगेदर, वो सारे बाउंडेड हैं, रुके हुए हैं, बंधे हुए हैं बाय इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। किसकी वजह से बाउंडेड है? जैसे वहां पे हमने स्प्रिंग का एग्जांपल लेके समझाया, तो वो सारे रुके हुए हैं, बंधे हुए हैं, बाउंडेड हैं इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये सारी घटना बॉडी के अंदर की है, माइक्रोस्कोपिक व्यूज है। ये एटम्स के बारे में तुम सोच रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे ये माउस है, इसके अंदर भी एटम्स होंगे और वो सारे एटम्स एक दूसरे से बंधे हुए होंगे, किसकी वजह से? इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह। तो वो आंख से नहीं दिख रहा है, बट इनसाइड दिस है। ठीक है? एंड स्टे इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ऑलवेज अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही रहेंगे। तो कोई भी सॉलिड ले लो, उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो जहां पर हैं वो वहीं पे ही रहना चाहेंगे, वो अपने ही स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहना चाहेंगे। बट अगर तुमने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसका पोजीशन डिस्टर्ब होगा, तुमको रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट करने वाला कौन होगा अंदर? इंटर एटॉमिक फोर्सेस, वही स्प्रिंग होगा जो तुम जितना धक्का लगाओगे वो वापस से वो तुमको उतना धक्का लगाना चाहेगा, उतना फोर्स लगाना चाहेगा। ये जो रेजिस्ट करना है, वो रेजिस्ट करने वाला कौन है यहाँ पे आदमी? वो है इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो एटम के बीच का लगने वाला फोर्सेस। ठीक है? क्यों? क्योंकि हर एक एटम चाहता है कि वो जहां है वहीं रहे, अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहे, वो अपना पोजीशन नहीं चेंज करना चाहता है, जैसा है वैसा ही रहे। बट तुम उसको फोर्स कर रहे हो, धक्का लगा रहे हो, तो जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है तुमको वापस से धक्का लगाएगा। ये सेम एग्जांपल है कि स्प्रिंग वाला। एक स्प्रिंग है तुम्हारे पास, तुम स्प्रिंग और एक बॉल लगा हुआ है, तुम बॉल को धक्का दे रहे हो तो स्प्रिंग तुमको वापस से धक्का देगा, राइट? तो ये जो स्प्रिंग वापस से तुमको धक्का दे रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। एंड दे ऑलवेज, जितने एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन देयर स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, वो ऑलवेज स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करना चाहेंगे। बट क्योंकि तुम एक्सटर्नली डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उसका स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रहा है, उसका स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रहा है। क्लियर है? तो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक नेचर ऑफ द सॉलिड। तो किसी एक किसी किसी भी सॉलिड्स का अगर तुमको इलास्टिक बिहेवियर जानना है कि कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, तो माइक्रोस्कोपिक नेचर्स में समझना होगा, मतलब उसके एटम्स में, उसके मॉलिक्यूल्स में जाके देखना होगा कि तुम जो बाहर से फोर्स लगा रहे हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे बैलेंस कर रहे हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है सबको, या फिर से समझाएं? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि एक सिंपल से एग्जांपल लिया कि लेट से हमारे पास कोई स्प्रिंग है और उस पे एक बॉल है। ये बॉल तुम्हारा एटम्स है और ये स्प्रिंग उससे अटैच है। लेट से एक एंड हमारा फिक्स है। अगर तुम एक्सटर्नली इस बॉल को अपनी तरफ खींचोगे तो वो स्प्रिंग तुमको वापस से अपनी तरफ खींचेगा। वो जो स्प्रिंग तुमको वापस से अपनी तरफ खींच रहा है उसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और तुम जो खींच रहे हो उसको बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि तुम बाहर से लगा रहे हो, तुम जो खींच रहे हो उस बॉल को अपनी तरफ, उसको बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर है यहां तक? क्यों? क्योंकि हर एक एटम जहां है, जिस पोजीशन पे है, वो वही रहना चाहता है, वो अपनी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। उसको पोजीशन को बनाए मेंटेन रखने वाला कौन है? उस बॉडी के अंदर, उस सॉलिड के अंदर, यही इंटर एटॉमिक
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन सॉलिड ईच एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज सराउंडेड बाय नाइबर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सॉलिड के अंदर जितने भी, जैसे ये सॉलिड है, इसके अंदर जो भी एटम्स होंगे वो अपने साथ साथ बहुत सारे एटम्स के साथ अटैच होंगे, सराउंडेड होंगे। कौन है वो जो उसको उस पोजीशन पे रोक के रखा हुआ है? यही इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। ये जो इंटर एटॉमिक्स या इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, वो हर एक एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा है। जहां है वहीं रहना चाह रहा है वो। बट बाहर से तुम आए और उस सॉलिड को तुमने धक्का दिया, तो तुम जो बाहर से उस सॉलिड को धक्का दे रहे हो, तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो? उस एटम्स को धक्का दे रहे हो। तो उस एटम्स का अपना जो स्टेबल पोजीशन है तुम उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, और जैसे वो डिस्टर्ब होगा उसको बैलेंस करने वाला जो उसके अंदर इंटर एटॉमिक फोर्सेस है वो तुमको वापस से धक्का देगा। राइट? तो यही अभी हमने समझाया, नहीं समझाया अभी। इन सारे फिनोमेना को एक साइंटिस्ट था हुक्स, वो स्टडी कर रहा था 1676 में, और उसने एक लॉ दिया, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। उसने बोला कि लेट से हमारे पास सेम एक स्प्रिंग है, फॉर एग्जांपल एक इन थ्रेडेड है, और ये स्प्रिंग में एक बॉल लगा है। इसको हम वर्टिकल प्लेन में बनाते हैं ताकि तुमको समझने में आसान हो। ये स्प्रिंग है हमारा, ये एक बॉल है जिसका मास है हमारा। तुम इस बॉल को नीचे खींचोगे तो स्प्रिंग क्या करेगा? ये स्प्रिंग क्या करेगा? इसको ऊपर खींचेगा। तो ये बॉल को तुम खींच रहे हो, क्लियर है, वो डिफॉर्मिंग फोर्स है क्योंकि तुम लगा रहे हो। स्प्रिंग जो अपनी तरफ खींच रहा है बॉल को वापस, वो कौन है? इंटर एटॉमिक फोर्सेस है जो अंदर स्प्रिंग लगा रहा है उस बॉल पे। ये बॉल हमारा यहाँ पर क्या है? ये बॉल हमारा एटम है, ऐसा समझो। तो हुक्स ने बोला कि तुम जो खींच रहे हो, बट तुम क्या है, तुम्हारा जो लगाने वाला फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो इंटर एटॉमिक फोर्स से ज्यादा है, और तुम बॉल को नीचे ले आए। जब तुम बॉल को नीचे ले आए, सॉरी, लेट से तुमने बॉल को खींचा और बॉल तुम्हारा नीचे आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो पहले ये इसका पोजीशन था, अब पोजीशन चेंज हो गया है, नीचे आ गया है, थोड़ा डेल्टा एक्स आगे बढ़ गए तुम, लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, तो हुक्स ने बोला कि ये जो लेंथ हमारा बढ़ गया है, एलोंगेशन है, क्यों? क्योंकि तुमने एक्सटर्नली फोर्स लगाया एक बॉडी पे। तो ये जो फोर्स तुम जितना भी लगा रहे हो, उसने बोला दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। ये उसका जितना ज्यादा चेंज इन लेंथ होगा, जितना ज्यादा पहले के मुकाबले, जो इनिशियल ये था, इसके मुकाबले तुमने जितना स्ट्रेच किया है स्प्रिंग को, दैट स्ट्रेच जो इलोंगेट हुआ है स्प्रिंग, वो प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तुम जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे वो स्प्रिंग उतना इलोंगेट होगा। ये इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, बस अभी इतना ही समझ लो। हुक्स ने लॉ ऑफ इलास्टिसिटी में बोला कि जो इलोंगेशन है, चेंज इन लेंथ है, जो स्प्रिंग को तुम खींच रहे हो, वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी अप्लाइड फोर्स। जो तुम फोर्स लगा रहे हो या लोड लगा रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इस तरह से डिफाइन होता है। अब जो अगला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यहां से चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। तो क्या होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन? सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस समझेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेस लिखा है। स्ट्रेस समझने से पहले यहाँ पे मैंने तीन पॉइंट्स लिखे हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, लेट्स से आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ऑन अ बॉडी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम शुड बी मेंटेन। क्या मतलब हुआ? लेट्स से तुम्हारे पास कोई एक ब्लॉक है, जैसे यही बॉडी है, तुम इसको धक्का दो, एक तरफ से फिक्स है फॉर एग्जांपल, तुम इसको धक्का दो, ये बॉडी मूव नहीं करना चाहिए। अगर तुम धक्का दिए, ये बॉडी भी मूव कर रहा है, इसके पास एक्सीलरेशन आ गया, तो हम स्ट्रेस नहीं निकाल पाएंगे उस केस में। तो ये फर्स्ट लाइन है स्ट्रेस निकालने के लिए। जो पहला कंडीशन है, आफ्टर अप्लाइंग दी फोर्स ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, तो उस बॉडी का स्टैटिक इक्विलिब्रियम शुड बी मेंटेन। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी अपने इक्विलिब्रियम में ही हो, बॉडी मूव ना करने लगे, वो रुकी हुई हो, तभी जाके स्ट्रेस निकाल सकते हैं। लेकिन तुमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, बॉडी भी चलने लगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो गया, तो वहां पे मुश्किल है। तो पहला कंडीशन ये है कि आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ऑन अ बॉडी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम शुड बी मेंटेन। दूसरा, डिफॉर्मेशन माइट बी स्मॉल और लार्ज। ये जो तुम फोर्स लगा रहे हो किसी बॉडी पे, उसमें डिफॉर्मेशन माइट बी स्मॉल और माइट बी लार्ज। वो छोटा भी डिफॉर्मेशन हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी
द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मेशन फोर्स, मतलब जो तुम बाहर से फोर्स लगा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। और ये बॉडी किस चीज से बनी है, ये बॉडी मेटल से बनी है, रबर से बनी है, प्लास्टिक से बनी है, किस चीज से बनी है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो तुम बाहर से कितना दबाव लगा रहे हो उस बॉडी पे, और ये बॉडी एक्चुअली बनी किस चीज से, इस दोनों पे डिपेंड करेगा कि इसका डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा या कम होगा। राइट, लेट्स से मिट्टी ले लो, मड ले लो, उसको तुम फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, वो डिफॉर्म कर जाएगा। लेकिन तुम मेटल ले लो, मेटल पे फोर्स लगाओगे तो डिफॉर्म कम होगा, तुम्हें दिखेगा भी नहीं, इतना कम डिफॉर्म होगा। क्लियर है? तो डिफॉर्मेशन जो है कम भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि तुम कितना फोर्स लगा रहे हो और वो बॉडी का नेचर क्या है। जब हम बोलते हैं बॉडी का नेचर क्या है, कौन सा बॉडी है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अंदर एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है, अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो कैसे अरेंज हैं। जो तुमने बाहर से फोर्स लगाया, क्या वो इंटरमोलिकुलर फोर्स इतने ज्यादा हैं कि तुमको रेजिस्ट कर पा रहे हैं? अगर वो अच्छे से रेजिस्ट कर रहे हैं तो बॉडी डिफॉर्म कम होगी। क्लियर है? अगर अच्छे से तुमको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ज्यादा डिफॉर्म हो जाएगा, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली बॉडी किस चीज से बनी है वो उस पर डिपेंड करेगा। और जो तीसरा पॉइंट है, समटाइम्स द डिफॉर्मेशन में नॉट बी नोटिसेबल इवन दो, जैसे तुमने मेटल पे फोर्स लगाया तो डिफॉर्मेशन है बट तुमको नहीं दिखेगा आंख से, तो दैट इज कॉल्ड समटाइम्स द डिफॉर्मेशन मे नॉट बी नोटिसेबल। तुमको दिखेगा भी नहीं बट डिफॉर्मेशन, इसका मतलब नहीं है कि नहीं है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? अब हम लोग बेसिक डिफिनेशन पे आते हैं कि स्ट्रेस जो लिखा है ऊपर में वो होता क्या है, तो उसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। पहले इंग्लिश है वो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे डिफिनेशन में, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डिफॉर्मिंग फोर्स ए रीस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप्ड इन दी बॉडी। पहला लाइन तो ये है कि जब एक किसी बॉडी पे आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, मैंने बहुत बार बोला डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, वो फोर्स जो आप बाहर से लगा रहे हो ताकि ये बॉडी डिफॉर्म कर जाए, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये फर्स्ट लाइन है इसका, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डिफॉर्मिंग फोर्स। किसी एक बॉडी पे आप बाहर से जो फोर्स लगा रहे हो, सब्जेक्ट कर रहे हो, बाहर से फोर्स लगा रहे हो, बाहर से दबाव लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। किसी बॉडी पे अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, तो व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डिफॉर्मिंग फोर्स ए रीस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप्ड इन द बॉडी। अंदर में, बॉडी के अंदर में एक फोर्स डेवलप होगा, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जो तुम्हारे बाहर से लगाए हुए फोर्स को रेजिस्ट करेगा। जैसा कि वो बार बार स्प्रिंग वाले एग्जांपल में हम लोग समझ रहे थे, जो स्प्रिंग को तुम खींच रहे थे तो स्प्रिंग तुमको वापस से खींच रहा था, जो अंदर से स्प्रिंग तुमको वापस से खींच रहा था वही क्या है हमारा, वही ये वर्ड है इंग्लिश का, रीस्टोरिंग फोर्स है। तो इसका मतलब फोर्स अभी तक हमने दो तरह से देखा, एक डिफॉर्मिंग फोर्स जो तुम लगा रहे हो बाहर से दबाव, दूसरा सॉलिड के अंदर कौन सा है, रीस्टोरिंग फोर्स, जो अंदर से इंटरएटॉमिक फोर्सेस लगा रहे हैं, उसको बैलेंस कर रहे हैं, रोकने के लिए। ये दोनों वर्ड बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है किसी को? तो वही बोल रहा है, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डिफॉर्मिंग फोर्स, जो बाहर से तुम लगा रहे हो, ए रीस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप इन अ बॉडी, उस बॉडी के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। लेट्स से तुमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 1 न्यूटन का रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेस डिफाइंड है, सो दैट स्ट्रेस इज नथिंग बट डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। सॉरी, ये एरर है, इसको काट दो। जो स्ट्रेस डिफाइन होता है ये रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस जो होगा हमारा क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स, जो बॉडी के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है, डिवाइडेड बाय उस बॉडी का जो जिस एरिया पे वो फोर्स लग रहा है उस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का डिफिनेशन हो गया, द स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पे कितना रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी डेवलप कर पा रहा है जब तुम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर लगा रहे हो। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे कि वो उस बॉडी का क्या है, स्ट्रेस है। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ द बॉडी। अब तुम जितना बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो वो बॉडी के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है साथ साथ, तो वो भी बैलेंस होगा तुम्हारे वाले फोर्स से। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम रीस्टोरिंग फोर्स जो है हमारा वो बैलेंस हो जाता है तुम्हारे बाहर पे जो लगाया हुआ डिफॉर्मिंग फोर्स है उससे। तो कहीं कहीं पे तुमको स्ट्रेस का डिफिनेशन सीधा
एफ अप्लाइड, स्ट्रेस को हम लोग ऐसे सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा इक्वल टू एफ अप्लाइड, जो फोर्स तुम अप्लाइड कर रहे हो, डिवाइडेड बाई एरिया। ये स्ट्रेस का डेफिनेशन है जाता है, फोर्स अप्लाइड बाई एरिया, एफ अप्लाइड बाई एरिया। ये अप्लाइड मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स है जो तुम लगा रहे हो, बट जो रियलिटी में क्या है, तुम जितना फोर्स लगा रहे हो बॉडी उतना रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर रहा है, दैट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो सिग्मा हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको कहीं कहीं पे पास्कल एक से लिखते हैं, कैपिटल पी स्मॉल ए, पास्कल नाम है साइंटिस्ट का, तो पी ए भी लिखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से हम दिखा रहे हैं, न्यूटन फोर्स की यूनिट होगी एंड मीटर स्क्वायर तुम्हारा एरिया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रेस कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। बट नॉर्मली ये फोर्स क्या है, तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, तो क्योंकि वो इक्वल होता है, ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, तो ये बेसिकली होना ये चाहिए रीस्टोरिंग फोर्स इनसाइड द बॉडी, बट ये इक्वल होता है डिफॉर्मिंग फोर्स के। इसे एक एग्जांपल ले लो। अब एक क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, जो वीडियो में बार बार दिखा रहा था, और तुम इस पे एक इसको खींच रहे हो आगे की तरफ, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है दोनों साइड्स, एफ एन एफ। लेट्स से इसकी वैल्यू 100 किलो न्यूटन है और इसकी भी 100 किलो न्यूटन है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। और लेट्स से इसका डायमीटर 1 है, 1 या कुछ 50 सेंटीमीटर ले लो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा बट ओके। और लेट्स से इसका सिलेंडर का कुछ लेंथ 200 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 100 न्यूटन ही लो, अभी देखते हैं क्या होता है। ये 100 न्यूटन लो। अब ये जो एरिया होगा हम शेड कर रहे हैं इसको, ये कौन सा एरिया होगा सिलेंडर का बताओ, सरफेस एरिया होगा या क्रॉस सेक्शन एरिया होगा? इस एरिया को क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे या सरफेस एरिया बोलेंगे इस सिलेंडर का? इस वाले एरिया को क्या बोले थे हम वीडियो के शुरू में? सरफेस एरिया तो ये होगा जो इसका सरफेस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको कौन सा एरिया बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, किस पे लग रहा है फोर्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर लग रहा है। इस सिलेंडर का लेंथ 200 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर कुछ 50 सेंटीमीटर है। फोर्स हम पॉइंट से दिखा रहे हैं बट जनरली वो पूरे सरफेस पे लग रहा है, एरो से दिखा रहे हैं, वेक्टर से दिखा रहे हैं, बट वो पूरा इस सरफेस पे कुछ ऐसा लग रहा है, कितना 100 न्यूटन इसके क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है। सिमिलरली इधर से भी सेम लग रहा है। क्लियर है? तो स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे फोर्स बाई एरिया। फोर्स कितना है 100, एरिया कितना होगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एरिया जो होगा इसका पाई बाई 4 डी स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर, तो डी दिया है तो हम पाई बाई 4 डी स्क्वायर यूज कर रहे हैं फॉर्मूला। क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिट का बहुत ध्यान से रखना। ये यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में है, ये तो न्यूटन में है। चलो, तो स्ट्रेस तुम्हारा हो गया, सिग्मा से डिनोट करते हैं नॉर्मली, मान लेते हैं ये 100 न्यूटन में है, एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डी सेंटीमीटर में है बेसिकली। तुम 50 का स्क्वायर इन को तुम 50 इंटू 50 भी लिख सकते हो, बट हमको कन्वर्ट करना है किस में, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर इजकल टू होता है 10 टू पावर ऑफ -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 टू पावर ऑफ -2 मीटर। तो इसका मतलब इसके लिए भी 10 टू पावर ऑफ -2 आएगा और इसके लिए भी 10 टू पावर ऑफ -2 आएगा। ये जो सिग्मा होगा 100 इंटू ये 4 ऊपर आ गया, पाई इंटू 50 इंटू 50 इंटू 10 टू पावर ऑफ -4। कर लोगे कैलकुलेशन? क्लियर है?
तो यूनिट ऑलवेज किस में रखना है, नीचे एरिया का यूनिट मीटर में रखना है ऑलवेज। सेंटीमीटर में या एमएम में रहेगा तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो मान लेते हैं ये कुछ 100 सेंटीमीटर है, ये भी कुछ लेट से 100 सेंटीमीटर है, और ये कुछ 10 सेंटीमीटर है। अब मुझे तुम लोग बताते जाना एरिया किस किस का लेंगे। लेट से अभी हम एक फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, उसकी वैल्यू लेट से 100 किलो न्यूटन ले लो, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और सेम अपोजिट में नीचे लगाना है, कपल फोर्स लगाना ही पड़ता है। अब स्ट्रेस की वैल्यू बताओ, एरिया की वैल्यू पहले बताओ। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कौन सा होगा, पहले मुझे एरिया ध्यान से देखो, जिस पे फोर्स लग रहा है उसका एरिया चाहिए। एरिया की वैल्यू बताओ कौन सा होगा, कौन सा सरफेस से फोर्स लग रहा है। तो ये मान लो एक बुक है हमारे पास, ये बुक मैंने बनाया है, ठीक है। इस बुक में ये विड्थ है, ये इसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, ये ऊपर वाला इसका सरफेस है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये एक थिकनेस है 10 सेंटीमीटर, ये एक लेंथ है, और ये एक विड्थ है। वो फिगर नीचे बना हुआ है। अभी हम टॉप वाले सरफेस पे फोर्स लगा रहे हैं, इसके टॉप वाले सरफेस पे फोर्स लगा रहे हैं। अब मुझे बताओ कि क्या वैल्यू होगी क्रॉस सेक्शन एरिया की। लेंथ इनटू विड्थ करना है, कौन सा लेंथ लेंगे कौन सा विड्थ लेंगे, जिस पे फोर्स लग रहा है उसी का एरिया चाहिए बेसिकली। हम शेड करते हैं, बेसिकली तुम टॉप वाले पे लगा रहे हो, तो ये टॉप वाला जो सरफेस है हमारा, क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा इस वाले केस में, जिस पे फोर्स लग रहा है वो टॉप वाला लग रहा है। और सिमिलरली बॉटम वाला बना हुआ है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है जहां पे तुम्हारा एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, टॉप वाला एंड बॉटम वाला। एरिया क्या होगा बताओ उसका, तो ये लेंथ ये विड्थ, ये विड्थ, तो बेसिकली दोनों 100 100 है। तो स्ट्रेस क्या होगा बताओ, फोर्स 100 किलो न्यूटन, ये के का मतलब होता है 10⁻³ 1 किलो न्यूटन लिखा हो तो उस के का वैल्यू होता है 10⁻³। तो 1 किलो न्यूटन लिखा हुआ था 10⁻³ डिवाइड बाई एरिया 100 × 100। अब ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो इसके लिए 10⁻⁻² यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके लिए भी 10⁻⁻² मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है। अब हम इसी क्वेश्चन में फोर्स को चेंज कर देते हैं, किसी और सरफेस पे लगाते हैं। अब बताना कि एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा लेंगे, ठीक है। अब हम इस वाले पे लगा रहे हैं फोर्स, सेम वैल्यू ले लो 100 किलो न्यूटन, और अपोजिट में इस पे लगा रहे हैं। बताओ एरिया क्या होगा। अब कौन सा रेक्टेंगल बना हमारे पास, ये वाला बना, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये इसका क्या होगा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, और ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, दोनों सेम है। तो फोर्स है हमारा 100 किलो न्यूटन 10⁻³ बाई एरिया, एरिया मतलब दिस इंटू दिस 10 × 100 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻²। क्लियर है। लेट से अब सामने में अगर लगाएंगे इस वाले पे, अपोजिट में ये पीछे वाला होगा,
ठीक है, ये फोर्स हो जाएगा और ये फोर्स हो जाएगा। फोर्स की वैल्यू सेम है तो स्ट्रेस हो जाएगा हमारा, डेट फोर्स तो सेम है वो वैल्यू, एरिया बस ध्यान से देखना है। अब कौन सा एरिया लेंगे बोलो, ये वाला एरिया, दिस लेंथ दिस हाइट इंटू दिस विड्थ, तो ये 10 है तुम्हारा, तो 10 इंटू 100, 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2। तो ये सारे क्रॉस सेक्शंस हैं इस वाले बुक के, एक फ्रंट वाला क्रॉस सेक्शन है, एक साइड वाला क्रॉस सेक्शन है, एक टॉप वाला क्रॉस सेक्शन है, बॉटम वाला क्रॉस सेक्शन है। जिस पे लोड लगेगा वो वाला ही क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, तो फोर्स डिवाइड बाई दैट क्रॉस सेक्शन एरिया कर देंगे तो हमको स्ट्रेस मिल जाएगा। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? इसके आगे का आप कल पढ़ेंगे, कुछ होमवर्क देते हैं वो बना के लो, ठीक है।